Unacademy. Let's crack it. These words, let's start today's subject, which is now CRPC or BNSS. जो मेरे इनिशियल लेक्चर्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, उनमें से आपके इंटरव्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसलिए ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट, एज आई टोल्ड यू, प्लीज ट्राई टू राइट एवरीथिंग व्हिच आई स्पीक इन क्लास, बिकॉज पता नहीं कौन सी नॉलेज कहाँ काम आती है. You know, the whole story begins with rights. जब आदमी पैलियोलिथिक एज में था, स्टोन एज में, might was right, but as civilization grew, civilization का पहला वर्ड क्या होता है? सिविल. वहां से निकलता है सिविल राइट्स. इसीलिए जो शुरू के राइट्स थे वो सारे सिविल राइट्स होते थे. आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ, क्योंकि सिविल राइट्स का जो एंड प्रोडक्ट होता था वो होता था रिलीफ. रिलीफ भी किस तरह का? रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम. मेरे राइट्स खराब होने से पहले जो मेरी स्थिति थी वापस वहीं ले आओ. इसीलिए सिविल लॉ जो है उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम. जैसे थे मुझे ले आओ. अगर आप जैसे थे नहीं ला सकते तो जैसे थे हम कहां लाते हैं? स्पेसिफिक रिलीफ में. मुझे स्पेसिफिक रिलीफ दे दो, मुझे वैसी बना दो जैसे पहले थे. और अगर नहीं दे सकते देन द ऑप्शन इज गिव मी कंपनसेशन. उसी लेवल पे ले आओ. इसीलिए रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम और कंपनसेशन are the basic most sought after reliefs in civil law. But certain rights, if you infringe, they do not affect only the persons whose rights are infringed, but उनका असर पूरी सोसाइटी पे पड़ता है. प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो तो उनके बीच की लड़ाई है. तीसरा कहता है क्या हो रहा है तुम्हारा, मुझे क्या पता, मुझे क्या लेना देना. पर कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जहां पे अगर मैं वो इन्फ्रिंज करूं तो उसमें द एंटायर पब्लिक इज इन्वॉल्व. सपोज मैं किसी का मर्डर करता हूं, पूरी पब्लिक में एक दहशत होती है. दैट इज द रीजन व्हाई, प्लीज रिमेंबर, हर इंसान की जो सबसे सॉट आफ्टर चीज है वो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ माई लाइफ एंड माई प्रॉपर्टी. मेरी लाइफ और मेरी प्रॉपर्टी मेरी सबसे दो प्यारी चीजें हैं. अगर आप मेरे से चाहते हो कि मैं ऑर्डर में रहूं तो आप ये गारंटी करो कि मेरी लाइफ और मेरी प्रॉपर्टी सेफ है. ये कौन करेगा? सॉवरेन करेगा. सॉवरेन कैन बी एनीबॉडी. सॉवरेन कैन बी वी द पीपल. सॉवरेन कैन बी एन ऑटोक्रेट. सॉवरेन कैन बी a monarch. Sovereign can be a communist. इसीलिए प्लीज रिमेंबर, इट्स अ क्विड प्रो को relationship. On one hand, I agree to follow your rules and your laws. In return, I want you to protect my life and property. How will I protect your life and property? I means the sovereign, ऑस्टिन वाला sovereign, जिसको मैं स्टेट कहूंगा. कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? मैं एक डूज एंड डोंट्स का पूरा एक कंपेंडियम बनाऊंगा. वो डूज एंड डोंट्स मींस एक्ट्स एंड ओमिशंस. thou shalt not, thou shalt. आप ये नहीं करोगे या आप ये करोगे. और अगर आप ये नहीं करते जो आपको करना चाहिए, या आप करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए,
तो फिर हम आपको पनिशमेंट देंगे. नाउ कम्स द कंसेप्ट ऑफ पनिशमेंट. व्हाई? बिकॉज दीज राइट्स चाहे एक इंडिविजुअल के इन्फ्रिंज हो रहे हैं, बट इफेक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ रहा है. दैट इज व्हाई प्लीज रिमेंबर, ऑफेंसेस का अंजाम हमेशा पनिशमेंट है. दो तरह के हमारे राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट हो गए, एक जहां पे रेस्टिट्यूशन इन इंटेग्रम है और एक जहां पे पनिशमेंट है. रिमेंबर, पनिशमेंट हैज टू बी सफर्ड. पनिशमेंट का कोई और तरीका नहीं है, उसको सफर करना पड़ता है. और यहीं से हमारे दो जस्टिस सिस्टम शुरू होते हैं, सिविल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. किसी भी जस्टिस सिस्टम में दो तरह के लॉ होते हैं. एक वो जो हमें बताएगा डूज एंड डोंट्स कौन से हैं, जो ये कहेगा कि ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, या अगर ये करोगे तो इसका रिलीफ ये दे देंगे हम आपको. तो जो हमें बताता है डूज एंड डोंट्स, उसको हम कहते हैं सब्सटैंटिव लॉ. आईपीसी क्या है? सब्सटैंटिव लॉ. सोगा क्या है? सब्सटैंटिव लॉ. पार्टनरशिप क्या है? सब्सटैंटिव लॉ. अब आपने एक सिविल राइट किसी का इन्फ्रिंज कर दिया, या अगर इधर आ जाऊं मैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपने एक ऑफेंस कर दिया, वहां पे प्लेंटिफ ने रोया, सेक्शन 26 सीपीसी में जाके उसने अपना प्लेन डाला, सूट इंस्टीट्यूट किया ऑर्डर 4 के साथ. अब वो रिलीफ चाहता है. इधर आपने मेरे साथ ऑफेंस किया, मैंने एफआईआर दर्ज की या मैंने कंप्लेंट डाली, मैं यहां पे अब पनिशमेंट चाहता हूं. रिलीफ देना है या पनिशमेंट करना है, I have to follow the basic principles of natural justice. And how do I fulfill the principles of natural justice? By hearing out the other party. By hearing out the other party, how? There has to be a set procedure. उस तरफ सिविल जस्टिस सिस्टम में प्रोसीजर इज सीपीसी, और इस तरफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसीजर इज सीआरपीसी. यहां पे एंट्री होती है सीआरपीसी की. तो सीआरपीसी की एंट्री तब होती है जब ऑलरेडी ऑफेंस हो चुका है, और हमें यह डिसाइड करना है कि इसको ए पनिश के पहला इसने ऑफेंस किया है कि नहीं, ए बी. अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसने ऑफेंस किया है तो इसकी पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए. क्योंकि हमारा अभी का टॉपिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आई विल नॉट टॉक मोर अबाउट सीपीसी. वो हम सेकंड मॉड्यूल में आपके साथ बात करेंगे न्यू स्टूडेंट्स के साथ. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मोटे मोटे क्या भाग है? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? पहला, एक ऑफेंस हुआ. व्हाट इज एन ऑफेंस? Two laws have defined an offense: CRPC, section 2N of the old CRPC, I will call 1973 as the old CRPC, and section 2Q of the Bharatiya Nagarik Suraksha, whatever, BNSS. This is one law, and the other law which defines offense is the General Clauses Act 1897. दोनों की definition same है. And what is the definition of an offense? ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है. आपसे पूछ लिया कौन सा लॉ अच्छा लगता है, आपको लगता है सीपीसी बड़ा मुश्किल होता है, सर क्रिमिनल लॉ. डिफाइन अ क्राइम और व्हाट इज एन ऑफेंस. ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं. अ क्राइम इज अ जीनस, ऑफेंस इज अ स्पीशी. मोरालिटी ऑल्सो कम्स इन अ क्राइम. सपोज एक बेगर मेरे पास आता है और कहता है पैसे दे दो, मैं कहता हूं जा जाओ काम करो, और क्योंकि मैंने उसको पैसे नहीं दिए वो बेचारा भूखा मर जाता है. इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बट इट इज नॉट पनिशेबल बाय लॉ.
दैट इज व्हाई आई सेड क्राइम इज अ जीनस. बट वो एक्ट जो हमारा लॉ, हमारा स्टैट्यूट, हमारा लेजिस्लेचर कहता है दैट दिस यू विल नॉट डू और यू शैल डू. इन अदर वर्ड्स, एन एक्ट or an illegal omission. So, what is an offense? Which enumerates the acts or illegal omissions which a person cannot do. So, A part मुझे हर वो एक्ट और इलीगल ओमिशन के बारे में बताता है जो मैंने नहीं करना. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ ऑफेंस, दो पार्ट्स होते हैं ऑफेंस के. अगर करोगे तो उसकी पनिशमेंट ये है. हर ऑफेंस की पनिशमेंट दी जाती है. अब वो और बात है कि मैंने आपको जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दे दिया अप टू 10 इयर्स. अप टू 10 इयर्स मींस आप एक दिन की सजा भी दे दो, 10 साल की सजा भी दे दो. जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है मेरा. सेंटेंस इज ऑलवेज अ जुडिशियल डिस्क्रिप्शन बिकॉज एवरी केस डिफर्स फ्रॉम ईच अदर. वी कांट हैव अ बाटा रेट कि जी ये सजा है तो इतना, इतनी, इतना, इतना एक्ट है तो इतना सजा होगी. बट ये तो लिखा हुआ है ना कि अप टू 10 इयर्स, 11वां साल नहीं दे सकते आप, और 3 to 7 इयर्स, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ. इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ऑफेंस हमेशा दो हिस्से बना के रखता है. क्या नहीं कर सकते और अगर करोगे तो उसकी पनिशमेंट क्या है. दिस इज एन ऑफेंस. कमिंग बैक टू आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द फर्स्ट पार्ट इज an offense has happened, and depending on whether it is cognizable or non cognizable, don't worry, we will be talking about this. अभी सिर्फ सुन लो, समझ नहीं भी आया तो डोंट बॉदर, अभी हम करेंगे डिटेल में. डिपेंडिंग ऑन कि कॉग्निजिबल है नॉन कॉग्निजिबल है. मैंने अब फरियाद की है. फरियाद दो जगह होती है. पुलिस स्टेशन, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैं स्टेट के पास गया हूं और मैंने उनको बोला है सर मेरे साथ ऑफेंस हो गया, मुझे रिड्रेसल चाहिए, एक्यूज्ड को पनिश किया जाए. स्टेट इज अ जुरिस्टिक पर्सन. स्टेट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? पुलिस. तो जब पुलिस के पास आप फरियाद करते हो उसको हम एफआईआर कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. पता चला मेरे जैसा पुलिस वाले ने खुद ही हड्डियां तोड़ दी आपकी. अब मैं वहां एसएसपी और आप गए कि आपके एसएसपी ने तोड़ी हड्डियां, वो दूसरी भी तोड़ देंगे आपकी पुलिस वाले. तो वहां तो जाना बेकार है. कहां जाऊं? अब मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगा और वहां मैं फरियाद करूंगा कि सर या तो मेरा केस जो है वो नॉन कॉग्निजिबल है इसलिए मैं एफआईआर नहीं दर्ज होगी, या सर पुलिस वालों ने मेरी हड्डियां तोड़ी हैं, आप मेरा इस्तगासा ले लो, आप मेरी कंप्लेंट ले लो. सो पुलिस के पास फरियाद का नाम है एफआईआर, और जब डायरेक्टली हम कोर्ट में जाते हैं उसको उसका नाम है कंप्लेंट. ये होता है पहला पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का. मैंने एफआईआर दर्ज, मेरे साथ ऑफेंस हुआ, मैंने या तो एफआईआर दर्ज की और यहां कंप्लेंट की. एंड एट दिस जंक्शन लेट मी टेल यू, मैं दोनों भी कर सकता हूं. ये नहीं है कि दिस और दिस. सीआरपीसी अलाउज बोथ. दोनों हो जाए तो फिर क्या प्रोसीजर है वो हम आगे जाके देखेंगे. सेट स्टेप नंबर 2, मैजिस्ट्रेट अब सेकंड स्टेप पे देखता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, जिसको हम प्री ट्रायल प्रोसेस कहते हैं. आई विल कम टू दैट लिटिल लेटर इन अ डिटेल्ड वे. और फिर वो अपना माइंड लगा के डिसाइड करता है ऑफेंस हुआ है कि नहीं, किसने किया है, और फिर जिसको हम कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करता है कि भैया मैंने सारा देख ली, पुलिस की रिपोर्ट देख ली, मैंने तुम्हारी कंप्लेंट देख ली, प्राइमा फेशी तुमने किया है, तुम्हें क्या कहना है? आप कहते हो नहीं माई बाप मैंने नहीं किया. तो क्या चाहते हो? आई वॉन्ट अ ट्रायल. अगर वो कहे हाँ सर गलती हो गई मैंने किया है, तो वहीं का वहीं उसका कन्विक्शन, मामला खत्म. अगर वो ये कहे कि नहीं सर मैंने नहीं किया, व्हाट डू यू वांट,
आई वॉन्ट अ ट्रायल। यहां से ट्रायल शुरू होता है। ट्रायल का एंड क्या है? दो ही चीजें, आइदर एक्विटल, यानी कि जो चार्जेस कोर्ट ने लगाए, जो कोर्ट ने चार्ज लगाया वो प्रूव नहीं हुआ। कैसे प्रूव नहीं हुआ? ट्रायल चला। ट्रायल में क्या होता है? दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस लाते हैं। पार्टीज कौन है? एक तरफ सरकार है, क्योंकि एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट द विक्टिम अलोन, इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इसीलिए पीपी आता है वहां पे। पीपी कौन है? सरकार का मुलाजिम है, सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है। और दूसरी तरफ एक्यूज का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि डिफेंस काउंसिल। दोनों अपने अपने एविडेंसेस लाते हैं और यहां पे मेरा जो अगला लेक्चर है, एविडेंस एक्ट अपनी एंट्री करता है। एंड नाउ आफ्टर हियरिंग द एविडेंसेस, आफ्टर examination in chief, cross examination, if necessary re examination, the court comes to a conclusion. That conclusion is called a judgment. अब सीपीसी में जजमेंट के बाद डिक्री आती है, पर यहां कोई डिक्री नहीं है। I'll tell you why, बाद में बताएंगे सारा। एक्विटल, और अगर सही प्रूव हो गया तो कन्विक्शन। ये है हमारा सेकंड पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। पहला पार्ट पुलिस, दूसरा पार्ट कोर्ट, तीसरा पार्ट पनिशमेंट को सफर करना, यानी कि जेल, जिसको हम आज के दिन में रिफॉर्मेटरी कहते हैं, जेल नहीं कहते। इन तीन भागों में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तीन भाग मैंने बताए। द फर्स्ट टू आर डेल्ट विद बाय सीआरपीसी। द थर्ड पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट डेल्ट बाय सीआरपीसी, इट इज डेल्ट बाय प्रिजन एक्ट और प्रिजन रूल्स। हर स्टेट के, प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो हर एक का अपना अपना रूल है, अपने प्रिजन रूल्स हैं। वो थर्ड पार्ट जो है हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो सीआरपीसी में नहीं है। एक सेक्शन है बस, हम देखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शुरुआत कैसे हुई सीआरपीसी की, पहले ये देखते हैं। इन द बिगिनिंग, इन द ब्रिटिश राज, इनफैक्ट मैं थोड़ा अर्ली जाऊंगा। हम शुरुआत करते हैं वैदिक टाइम से। वैदिक टाइम्स में अगर मैं जाऊं, हमारे जो पहला पार्ट है, जो हमारा श्रुति पीरियड है, दैट वाज मोर ऑफ अ मेटाफिजिकल एरा। उसमें कोई पॉजिटिव लॉ नहीं था। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, दे वर ऑल बेसिकली philosophical treatises. It is only the Smritis which brought about positive law. और स्मृतिज में भी अगर मैं आऊं तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है मनुस्मृति, which for the first time laid down substantive law, 18 heads of law. सब्सटैंटिव लॉ भारत की अगर मैं बात करूं, या इनफैक्ट अगर मैं दुनिया की बात करूं, या तो रोमन लॉ अच्छा था, उसमें भी क्लियरली लेड डाउन था, बट इट इज एक्चुअली द मनुस्मृति जहां पे सारे के सारे सब्सटैंटिव लॉज पहली बार आते हैं। सब्सटैंटिव लॉ आते हैं बट जस्ट अ टिंज ऑफ प्रोसीजरल लॉ, ज्यादा प्रोसीजरल लॉ नहीं था नो डाउट, बट नेग्लिजिबल। जो हमारा आज के दिन में सारा का सारा ये लॉ है, ये हमारा आता है जो प्रोसीजरल लॉ है, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड मोर इंपॉर्टेंटली नारद स्मृति, वहां से हमारा प्रोसीजरल लॉ वैदिक टाइम से है। और काफी सारे प्रिंसिपल्स में अगला जब लेक्चर लूंगा एविडेंस का, आई बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस व्हेन आई विल बी ट्रेसिंग आउट द हिस्ट्री ऑफ एविडेंस, आई विल बी स्पीकिंग मोर ऑन दैट। जब जब मुस्लिम्स आए,
मुस्लिम्स के अंदर सी कोर्ट्स तो इवन हिंदू टाइम्स पे थे, गुप्ता मौर्याज में कोर्ट्स थे, राजन हमारे अगर वेदास में पढ़ें, दे वर होल्ड सपोज टू बी होल्डिंग कोर्ट्स बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग। और इवन अगर हम बहुत सारे प्लेस देखें तो उसमें कोर्ट्स का पूरा जिक्र है। इन द मुस्लिम टाइम्स कोर्ट्स बिकेम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। दीवाने आम, दीवाने खास, वो कोर्ट्स थे। और नेचुरली जहां कोर्ट्स होते हैं, एंड इस्लाम का बेस ही जस्टिस है, एज अ रिजल्ट वी फाइंड अगेन द प्रोसीजर्स बीइंग अप्लाइड देयर, प्रोसीजरल लॉ वहां आता है। जब ब्रिटिश आए, the entire British India was divided into two parts, the presidencies and the provinces. राजाओं के प्रोविंसेस थे और जो डायरेक्टली रूल कर रहे थे ये प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे, कैलकाटा, मेड्रास, आगरा वगैरह। एज अ रिजल्ट अब जब ब्रिटिश आए, उन्होंने कोशिश की कि हमारा एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर है। प्रेसिडेंसीज के लिए उन्होंने अलग सीआरपीसी बनाई और प्रोविंसेस के लिए अलग सीआरपीसी बनाई। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट्स होते थे प्रेसिडेंसीज में, जो रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार स्टैब्लिश किए थे। द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774 इन कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मेड्रास। हाई कोर्ट नाम की चीज नहीं थी। इसलिए जो पहला क्रिमिनल प्रोसीजर आया प्रेसिडेंसीज का, वो था क्रिमिनल प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट्स एक्ट 1852। ये पहला लॉ था और सिर्फ प्रेसिडेंसीज को डील करता था। इतने में 1861 में हाई कोर्ट्स एक्ट आ गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट्स को खत्म कर दिया गया और हाई कोर्ट्स आ गई। नाम था सुप्रीम कोर्ट एक्ट, चेंज करना पड़ा, इसीलिए उसका नाम अब हो गया 1865 में हाई कोर्ट्स क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1865, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट था ही नहीं, 1861 में खत्म ही हो गए, तो अब नेचुरली नॉमेनक्लेचर चेंज करना पड़ा। प्रेसिडेंसीज में 1861 की एक जनरल सीआरपीसी थी। जो प्रोविंसेस हैं उनके लिए 1861 की एक जनरल सीआरपीसी थी। नेचुरली अब दो सीआरपीसी चल रही थी। देयर वाज अ नीड फॉर अ यूनिफॉर्म सीआरपीसी इन इंडिया, और पहली यूनिफॉर्म सीआरपीसी जो प्रोविंसेस पे भी लागू होती है और प्रेसिडेंसीज पे भी लागू होती है। नाउ दैट फर्स्ट कोड, आई विल से, नाउ आई विल यूज द वर्ड कोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट एंड अ कोड? एक्ट हमेशा एक सिंगल सब्जेक्ट से डील करता है, एविडेंस एक्ट। कोड बहुत सारे चीजों को अंडर वन अम्ब्रेला डील करता है। आईपीसी में अगर आप देखें, बॉडी का भी देख रहा है, प्रॉपर्टी का भी देख रहा है, माइंड का भी देख रहा है, प्रिंसिपल्स भी देख रहा है, पनिशमेंट्स भी देख रहा है, जनरल एक्सेप्शंस भी देख रहा है, इसलिए वो कोड है। पर एविडेंस सिर्फ एविडेंस की बात कर रहा है, इसलिए वो एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, एक्ट है। सीआरपीसी हजार चीजों को देख रहा है, ट्रायल को भी देख रहा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी देख रहा है, सर्च को भी देख रहा है, अरेस्ट को भी देख रहा है, हजार चीजों को देख रहा है, इसलिए सीआरपीसी एक कोड है। दिस फर्स्ट यूनिफॉर्म सीआरपीसी कोड came into being in 1882। ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का है, पहला सीआरपीसी का कोड कब बना था? जो 1882 का कोड था, दैट वाज नेचुरली अ वेरी इनकम्प्लीट कोड। पहली बार में इतना फर्स्ट क्लास तो बनता नहीं, और वो भी पूरे इंडिया का कोड बनाना, इन्होंने मेहनत की। एंड फाइनली 1898 में द रिवाइज्ड कोड केम, व्हिच 1898 कोड kept on till 1973। वही कोड फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में चलता रहा, जैसे आज भी सीपीसी हमारी 1908 की चलती है।
1898 के कोड में माइनर अमेंडमेंट्स हुए थे, 1923 में हुए थे, बट दीज आर नेग्लिजिबल, वी कैन इग्नोर देम. After independence, we noticed that there were some inherent defects in the 1898 code. What were those inherent defects? First and foremost, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था 1898 का कोड. क्यों? हमारा आर्टिकल 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है देयर मस्ट बी अ कंप्लीट डाइवोर्स ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. 1898 के कोड में जो एग्जीक्यूटिव होता था वही जुडिशियल काम भी करता था. इन अदर वर्ड्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर रोल्ड इनटू वन, जो क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिक्टेट के खिलाफ था. दूसरी बात, अंग्रेजों के लिए लिखा गया था. कई जगह नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल इग्नोर किया गया था. तीसरी बात, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट है. गरीबों के लिए भी उतना ही है जितना अमीरों के लिए. एटीन 1898 का कोड कहीं से भी सोशलिस्ट नहीं था. So basically that 1898 code was actually a square peg in a round hole, अगर ऐसा मैं कोई वर्ड यूज कर सकूं. It was a complete misfit. और वो भी क्रिमिनल लॉ, और वो भी वो लॉ जो डेथ पेनल्टी दे रहा है. लॉ कमीशन इसके ऊपर बैठा, बहुत सारी रिपोर्ट्स दी, बट दो लॉ कमीशन रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. 41st लॉ कमीशन रिपोर्ट एंड 154th लॉ कमीशन रिपोर्ट. उन्होंने क्लियरली कहा कि सर पूरी सीआरपीसी चेंज करनी पड़ेगी. वी हैव टू रीराइट द एंटायर सीआरपीसी. पैच वर्क से काम नहीं चलेगा. एंड एज अ रिजल्ट a new CRPC was framed. This CRPC came into vogue on 1st April 1974. 1973 की जो है असेंट मिला उसको 1 अप्रैल से इट केम इनटू इफेक्ट. जो हमारी 1973 की सीआरपीसी है उसे 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, 56 फॉर्म्स हैं, 37 चैप्टर्स हैं. नाइनटीन 1973 और 2023 में ऑलमोस्ट 50 साल हो गए. अनलाइक सिविल लॉ जो आप बासी रोटी खा सकते हो, क्रिमिनल लॉ बासा नहीं खाया जाता. It has to adapt itself to the changing times. That is why again there was a need felt to revamp the entire criminal law. IPC, of course there were changes, but though very few changes. Mostly in rape laws we saw trafficking of human beings में थे changes, but बाकी ज्यादा नहीं थे change. और अभी BNS में भी नहीं है. थोड़े से changes, एक organized crime आ गया, बाकी तो सब वही है. But CRPC had to be changed as per the needs of today. And that is the why of the new BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. उसके 484 सेक्शंस थे, इसके 531 सेक्शन है. हमारे पढ़ने का काम बढ़ गया. उसमें 37 चैप्टर्स थे, इसमें 39 चैप्टर्स है. उसमें भी 2 शेड्यूल थे, इसमें भी 2 शेड्यूल हैं. उसमें 56 फॉर्म्स थे, इसमें 58 फॉर्म्स. सीआरपीसी जो है, इट इज अ लेजिस्लेटिव लॉ, ओनली लेजिस्लेचर कैन मेक इट. कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चेंज नहीं किया जा सकता. CRPC occurs in the 7th schedule
of our constitution in the third list, यानी कि concurrent list में. Second entry जो है concurrent list की, that is CRPC. Now, since it is in concurrent list, both the center and the state can make laws on it. But then the question arises, can the state make a law which is repugnant to the central law? उसके लिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ेगा, आर्टिकल 254 क्लॉज 2 का, जिसमें क्लियर मैंडेट है कि ठीक है, कंकरेंट में स्टेट भी लॉ बना सकता है, बट अगर कोई स्टेट का अमेंडमेंट रिपग्नेंट है, खिलाफ है, कोई सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री लॉ है, लेजिस्लेशन है, फिर उसको प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना पड़ेगा. देन द गवर्नर विल रिजर्व दैट बिल. जब तक प्रेसिडेंट उसको ओके नहीं करेगा, वो लॉ नहीं बनेगा. उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? स्टेट कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट के खिलाफ करेगी तो वो फिर स्टिल बॉर्न रहेगी, वो कभी हो ही नहीं सकती. So whenever state amendment has to be made in CRPC or in any concurrent list, it has to be as per the spirit of the parliamentary law. You can't go against the ethos of a parliamentary law. Let's now come to CRPC per se. Generally speaking, हर प्रोसीजरल लॉ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? चाहे मैं सीपीसी की बात करूं, चाहे मैं सीआरपीसी की बात करूं, कोई भी प्रोसीजरल लॉ की बात करूं, what are the guiding principles? Firstly, you have to have a fair trial. Fair trial is a sine qua non of the basic jurisprudence principle of natural justice. Fair trial, natural justice is a part of my fundamental right, Article 21, my right to life. इसलिए fair trial तो मेरा right to life है. What do I mean by natural justice? Natural justice का मतलब होता है both the sides must be heard properly. Opportunity has to be given to every person who's in the trial equally. अगर आपने equal opportunity ना दी, the trial stands vitiated because it has demolished the basic fundamental principle of natural justice. तो पहला हमारा जो बेसिक कोई भी प्रोसीजर लॉ हो, चाहे सीपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, बेसिक वर्ड क्या है? नेचुरल जस्टिस, फेयर ट्रायल, which is my right to life, Article 21 AB. There's a common jurisprudence second principle. It is in the interest of the state that there must be an end to litigation. ये मेरा दूसरा jurisprudence का principle है जो इसमें आता है. In other words, it should be a speedy trial. सीपीसी में जाओ, ऑर्डर 17 बड़ा क्लियरली कहता है there will be no adjournments. 3 adjournments से ज्यादा अलाउड नहीं है. सीआरपीसी में आ जाओ, सेक्शन 309 कहता है there will be a day to day hearing. In other words, no delay is allowed. Because again, it is against the basic fundamental principle, which is a basic principle of jurisprudence. There must be an end to litigation in the interest of the state. Third principle, which is a modern principle. India being a free country, independent country, जहां पे we the people are the sovereign. Since we the people are the sovereign, we can't differentiate we the people that these are rich people and these are poor people. Every person, हमारा basically, हमारा every person is governed by the very first fundamental right, which is right to equality. Article 14.
इसीलिए we have to give a fair deal to the poorer sections of the society. So we have to we have to safeguard the interests of the poorer, which is also basically the base of socialism. And Indian constitution's preamble itself says it's a socialist constitution. So third aspect is we must safeguard the interests of poor people. How do we do that? We have the concept of legal aid, which is again incorporated in CRPC. Since I'm talking about the constitution vis-a-vis the CRPC, one article which is clearly connected with CRPC is Article 20. तीन पार्ट्स हैं उसके. Ex post facto laws में मेरा कन्विक्शन नहीं हो सकता. आर्टिकल 20 क्लॉज 1. दूसरा, जिस चीज के लिए मैं ऑलरेडी ट्राइड और पनिश्ड हूं उसमें दोबारा नहीं मेरा ट्रायल कर सकते. डबल जोपार्डी. सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी रिफ्लेक्ट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 2. और तीसरा, आई हैव अ राइट नॉट टू सेल्फ इंक्रिमिनेट माई सेल्फ बाय फोर्स. ये चीज भी सीआरपीसी क्लियरली नजर आती है, चाहे हम 164 में जाएं या और सेक्शंस में जाएं. There cannot be forcible self-incrimination. Confessions का पूरा चैप्टर है, बट जबरदस्ती कन्फेशन अगर आप लेते हो, इट इज अ नलिटी. जबरदस्ती लिया हुआ सो बेसिकली अगर मैं कहूं कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो क्लियरली स्टैट्यूटरी लॉ बन के आता है सीआरपीसी में, आर्टिकल 20. दो आर्टिकल जो एक गोल्डन थ्रेड की तरह चलते हैं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21. और आर्टिकल 20 स्टैट्यूट बन के सामने वही चीज आती है जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई. We run out of time. We'll take it up from here in my next lecture. We'll now meet after 20 minutes for Evidence Act.